हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मंजिंदर सर पे। आज के वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। हमारा 12th में जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें सबसे जो पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हम टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं, तो उसमें दो टाइप आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो उसी के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। on the basis of arrangement of constituent particles crystalline solid are divided into two categories. Solid are divided into two categories. First, crystalline solid, and second, amorphous solid. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? सच सॉलिड्स in which the arrangement of constituent particles is ordered। तो जिन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑर्डर्ड होता है या रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उन सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो इस टाइप के सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मींस पूरे एंटायर क्रिस्टल में, टोटल जितना भी वॉल्यूम कवर कर रहा है क्रिस्टल, पूरे एंटायर क्रिस्टल में अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो हमेशा रेगुलर या ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मिलता है। अगर नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। मतलब जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर कंप्लीटली मेल्ट हो जाते हैं, एक रेंज में नहीं बल्कि एक फिक्स टेम्परेचर पर। मान लीजिए ये एक सब्सटेंस है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं हम कि 150 डिग्री सेल्सियस है। तो जब मैं इस सब्सटेंस को 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दूंगा तो ये इसी टेम्परेचर पर कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 150 पर ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, उसके बाद अगर हमने टेम्परेचर को थोड़ा और ज़्यादा हाई किया तो मेल्ट होगा। 150 पर मैंने इसको 150 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो इसी टेम्परेचर पर ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, एनिसोट्रोपिक नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। वेरी मोस्ट है ये एनिसोट्रोपिक
नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसे समझने के लिए हम एक नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है। पहले मैंने ये कुछ स्क्वायर बनाए हैं और उसके बाद ये मैं कुछ क्रॉस बना रहा हूँ। तो ये दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट रो में टोटली स्क्वायर, सेकंड रो में क्रॉस, फिर थर्ड रो में स्क्वायर, फिर फोर्थ रो में क्रॉस, फिर फिफ्थ रो में स्क्वायर, सिक्स्थ रो में क्रॉस। तो इस तरीके से ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स जिन सॉलिड में होती है उन सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और पूरे एंटायर क्रिस्टल में रेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर है इसमें अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है। अब अगर इस क्रिस्टल के लिए कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस क्रिस्टल के लिए हमें डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को मेजर करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को मेजर करने के लिए मान लीजिए हमने लाइट को इस डायरेक्शन ए से बी की ओर पास करवाया। तो जब लाइट को डायरेक्शन ए से बी की ओर हम पास करवाएंगे तो इस लाइट के पाथ में एक साइड में सभी स्क्वायर शेप के जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट के पाथ में आएंगे और उसकी दूसरी साइड में क्रॉस शेप में जो पार्टिकल्स हैं वो इस लाइट के पाथ में आएंगे। तो इस कंडीशन में ए से बी की डायरेक्शन में जब लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें जो भी मिलेगी उसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लाइट को इसी क्रिस्टल में किसी अनदर डायरेक्शन से पास करवाते हैं, जैसे डायरेक्शन सी टू डी। तो जब डायरेक्शन सी टू डी की ओर हम लाइट को पास करवाएंगे तो उस कंडीशन में इस लाइट के पाथ में आने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट जब लाइट ए से बी पाथ में जा रही थी उससे डिफरेंट है। इसमें इस लाइट के देखो स्क्वायर क्रॉस इस तरीके से आ रहा है। इसमें एक ही साइड में सभी स्क्वायर थे और एक ही साइड में सभी क्रॉस थे। तो जब लाइट डायरेक्शन सी से डी की ओर जाएगी तो उस कंडीशन में लाइट के पाथ में आने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इस डायरेक्शन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो इस तरीके से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें डिफरेंट डायरेक्शन के लिए सम फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मिलती है। इसे ही हम एनिसोट्रोपिक नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। उसके बाद हम अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, मेटल्स जो होती हैं वो नॉर्मल क्रिस्टलाइन सॉलिड होती हैं। तो वैसे इनका जो क्लासिफिकेशन हम इसके बाद के वीडियो लेक्चर में देखेंगे तो उसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको इसके क्लियर कर दूंगा। तो ये तो था सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में सेकंड है अमॉर्फस सॉलिड, जिसे हम स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं।
अमोर्फस वर्ड जो है, अमोर्फस वर्ड का मीन होता है नो शेप या नो फॉर्म, मतलब जिनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, उन स्ट्रक्चर्स के लिए अमोर्फस वर्ड का यूज किया जाता है। तो अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? such solid in which the arrangement of constituent particles is disordered और या irregular, the arrangement of constituent particles is disordered या irregular called amorphous solid। तो इनमें constituent particles का जो arrangement होता है वो irregular या disordered arrangement होता है, बिल्कुल क्रिस्टलाइन के opposite। सेकंड, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने बात की थी कि पूरे एंटायर क्रिस्टल में अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर रहता है, जिसको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट बोलते हैं। इनमें जो अरेंजमेंट होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है एक रेंज में होता है। दे सॉफ्टन इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते बल्कि एक रेंज में ये मेल्ट होते हैं। इसको एक एग्जांपल से मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए ये एक अमोर्फस सॉलिड है और इस अमोर्फस सॉलिड को हमने 150 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया, इसको हीट दिया हमने 150 डिग्री सेल्सियस तक। तो जैसे ही 150 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको हीट दिया तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मगर अगर हमने इस टेम्परेचर को 150 पर ही फिक्स कर दिया तो ये कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा। हाँ, अगर इस टेम्परेचर को 150 से हम इंक्रीज करते करते 160 तक ले जाते हैं तो ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। इट मीन्स ये 150 पर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और 160 पर ये कंप्लीट मेल्ट हुआ। तो ये एक रेंज हुई इसके मेल्टिंग पॉइंट की 150 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस। एक फिक्स टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं होते, एक रेंज होती है इनको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर की। तो दे सॉफ्टन इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। और लास्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है आइसोट्रोपिक नेचर। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनिसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, तो ये जो अमोर्फस सॉलिड है ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर। तो आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो सेम आती है, सेम वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू को मेजर किया जाए तो सेम वैल्यू मिलती है, तो इसे कहा जाता है आइसोट्रोपिक नेचर ऑफ अमोर्फस सॉलिड। उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इनके एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट इनका एग्जाम्पल है ग्लास। ग्लास इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और मैक्सिमम जो पॉलीमर है, पॉलीमर जितने भी हैं वो लगभग सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, सॉरी अमोर्फस सॉलिड में ही काउंट किए जाते हैं। जैसे हम इसमें रबर की बात करें या प्लास्टिक की बात करें तो ये सब पॉलीमर होते हैं।
तो ये सब अमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। तो इन सॉलिड को स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? तो इन सॉलिड को स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड बोलने का रीजन ये है कि ये दिखने में तो सॉलिड है, लेकिन इनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड की होती है। जिस तरीके से लिक्विड में फ्लो की टेंडेंसी होती है, तो उसी तरीके से ये जो अमॉर्फस सॉलिड है ये वेरी स्लोली फ्लो की टेंडेंसी रखते हैं। इनमें भी फ्लो की प्रॉपर्टी पाई जाती है अमॉर्फस सॉलिड में। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है कि जो विंडोज या डोर्स के अंदर जो ग्लास लगा रहता है, जैसे इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये कोई विंडो है और इसमें ये ग्लास लगा हुआ है, ये ग्लास लगा हुआ है। इस तरीके से ये ग्लास लगा हुआ है। तो ये जो ग्लास है ये अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, और अमॉर्फस सॉलिड में ये अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। और इस अमॉर्फस सॉलिड में टेंडेंसी टू फ्लो की टेंडेंसी है, मतलब फ्लो कर सकता है। और फ्लो कैसे होगा हम समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम की ओर फ्लो होगा। तो जब किसी भी डोर्स में या विंडोज में लगा हुआ ग्लास जो है उसको काफी टाइम निकल जाएगा, 20 साल 30 साल निकल जाएंगे। तो क्या होता है, उस ग्लास का जो बॉटम है, उस ग्लास का जो बॉटम है वो टॉप से थिकर हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो वो ग्लास का बॉटम जो है वो टॉप से थिकर क्यों हो जाता है? क्योंकि ग्लास जो है वो एक अमॉर्फस सॉलिड या स्यूडो सॉलिड का एग्जांपल है, और अमॉर्फस सॉलिड में फ्लो की टेंडेंसी होती है। तो उस फ्लो के कारण ग्लास धीरे धीरे स्लोली नीचे की ओर फ्लो होता रहता है, और उसका जो बॉटम एंड जो है वो टॉप से थिकर हो जाता है काफ़ी सालों के बाद। तो ये था बेटा टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।